कांग्रेस बात करती है रिवाइव होने की, कितना परसेंट रिवाइव हो जाएगी? 0 सीटें हैं साहब, 50% अगर रिवाइव होना चाहेगी तब भी 0 है, 75% भी अगर मैं 0 का निकाल लूँ फिर भी 0 है। अब वो लोग लगातार ये कहते हैं कि भारत जो है चांद पे पानी खोद रहा है, ये लोग अभी भी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। एमपी साहब ना मीटिंगों में बुलाते हैं, ना फाइल पे साइन करते हैं, ना हमें काम करने देते हैं। दोनों पार्टियों को दिल्ली की जनता से कोई वास्ता नहीं कि आधे से ज्यादा जो आपके मोहल्ला क्लिनिक है वो घोड़ों के और गधों के अस्तबल बने हुए हैं, तो टेस्ट वहाँ मिलते नहीं है। 6-6 महीने की डेट आती है टेस्ट की। ये कोई हेल्थ मॉडल है? ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा था जमुना में डुबकी लगा सकते हैं, उन डुबकी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? केजरीवाल जी को सब पता है, वो बेवकूफ तो नहीं है। इसका मतलब है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। टॉयलेट बनाते हैं उसको क्लासरूम में गिन देते हैं। अगर यही बीजेपी वाले आप पार्टी की सोच रहती तो आज भारत वही हालत होती जो सोमालिया की है। डर का माहौल कांग्रेस में है साहब, सारे बड़े नेता उतार दिए हैं मैदान में से। संदीप जी की बात करूँ, चाहे कालामा जी की बात करूँ, चाहे मैं आपकी बात कर लूँ। मेरा नाम प्रकट तिवारी, आप देख रहे हैं द लोक धर्म। द लोक धर्म की द इंटरव्यू सीरीज में आज हम आ गए हैं चांदनी चौक विधानसभा में। चांदनी चौक विधानसभा एक प्रतिष्ठित सीट है इस बार, क्योंकि इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं श्री मुदित अग्रवाल। मुदित अग्रवाल कांग्रेस के बड़े नेता प्रकाश अग्रवाल के सुपुत्र हैं और लगातार कांग्रेस के और राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे। अगर हम दिल्ली प्रदेश की बात करूं, पिछले चुनाव में हमने आपको आम आदमी पार्टी दिखाई, भाजपा दिखाई, कांग्रेस के नेता पे हम पहली बार आए हैं। दिल्ली चुनावों का हम विश्लेषण करेंगे और सर से खुद जानेंगे कि इस बार चांदनी चौक की विधानसभा में पराठे वाली गली के पराठे कौन खाएगा। नमस्कार सर। ये पराठे वाली गली के पराठे तो मैंने बहुत खाए हैं। उसकी वजह यह है, मेरा जो जन्म था वो पराठे वाली गली के अंदर ही हुआ था। पराठे वाली गली के अंदर पुराना एक गली है, उसको किनारी बाजार कहते हैं, उसके अंदर नौघरा है, वहाँ का मेरा जन्म है। तो पराठे तो बहुत खाए हैं। कभी आप आएंगे तो आपको भी खिलाएंगे। हमें खिलाएंगे। जनता पराठे आपके खाएगी नहीं खाएगी इस बार, ये बताइए। चांदनी चौक की जनता जरूर खाएगी। हमारा परिवार वहाँ 125 साल पुराना परिवार है। मेरे दादाजी 8 इलेक्शन लड़े, वहाँ से चुने हुए नुमाइंदे रहे। मेरे पिताजी जयप्रकाश अग्रवाल जी 8 चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ से कॉर्पोरेशन जीते और काफ़ी बारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीते। जो चांदनी चौक का क्षेत्र है वहाँ पे हमारा लोगों से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, सामाजिक रिश्ता है, दोस्ती यारी का रिश्ता है और एक विश्वास का रिश्ता है। वो हमारे परिवार हमारे पे विश्वास करते हैं, हम उन पे विश्वास करते हैं। देखिए, दिल्ली देश का दिल है और चांदनी चौक दिल्ली का दिल है, लेकिन माफ़ कीजिएगा वहाँ की इस समय स्थिति बहुत बुरी है। टूटी सड़कें, सीवर का पानी आए दिन बहता रहता है। अगर दिल्ली गंदगी का शहर है तो चांदनी चौक उसकी राजधानी है। लटके तार, आए दिन आग लगती है। खैबर पास जैसे इलाके में रातों रात लोगों को हटा दिया जाता है। ना आप पार्टी ना बीजेपी उनके साथ खड़ी रहती है, सिर्फ मैं उनके साथ खड़ा था। आज भी मजनू के टीला जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे मालिकाना हक नहीं है। तो ये काफ़ी समस्या है चांदनी चौक की। यातायात व्यवस्था आप देख लें, चांदनी चौक को एक टूरिस्ट हब बनाना चाहिए था। ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ देश विदेश से लोग आए और वहाँ पे आके जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसको देखें। लेकिन आज आप चांदनी चौक जाते हैं, आप क्या संस्कृति देखते हैं? इसको बदलना है, हमें एक नया चांदनी चौक बनाना है और जनता के साथ मिलकर हम वो नया चांदनी चौक बनाएंगे। मुदित जी, आपने चांदनी चौक की बात करी, मैं थोड़े आंकड़ों पे आता हूँ। थोड़ा हट के 2013 से जब से अन्ना आंदोलन के बाद केजरीवाल साहब पॉलिटिक्स में आए, एक्टिव राजनीति में आए, लगातार कांग्रेस की परफॉर्मेंस डिप होती गई दिल्ली में। पिछले दिनों सौरभ भारद्वाज के ने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस बात करती है रिवाइव होने की, कितना परसेंट रिवाइव हो जाएगी? 0 सीटें हैं साहब, 50% अगर रिवाइव होना चाहेगी तब भी 0 है, 75% भी अगर मैं 0 का निकाल लूँ फिर भी 0 है। इस बयान पे क्या कहना है आपका? राजनीति गणित नहीं होता। सबसे पहले राजनीति में जब बदलाव आता है तो एकदम से आता है और बहुत जोरदार बदलाव आता है। बदलाव की वजह दिल्ली में तैयार है। जो दिल्ली की दुर्दशा पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के राज में हुई है, इसलिए वो बदलाव तैयार है। कोई नया काम दिल्ली में नहीं हुआ। कोई दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि दिल्ली की स्थिति सुधरी है पिछले 10 साल में? कोई भी पैमाना ले लें, आप पोल्यूशन की हालत देख लें। आई थिंक केजरीवाल जी ने कहा था जमुना में डुबकी लगा सकते हैं, उन डुबकी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? आप यातायात व्यवस्था दे लें, मेट्रो के फेसेस लेट चल रहे हैं। दिल्ली एक कूड़े की कैपिटल बन गई है। आज तो वो ये भी नहीं कह सकते कि कॉर्पोरेशन उनके हाथ में नहीं है। भ्रष्टाचार का अड्डा है। पहली बारी दिल्ली में हुआ है कि रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खुलने लगी। इसको हल्के में ना लें। जो सरकार रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोल सकती है,
आप खुद ही सोच लें वो भ्रष्टाचार में कितनी लिप्त होगी। आप खुद ही शराब का सेवन को प्रोत्साहित कर रहे हैं क्योंकि आपको अपना राजस्व बढ़ाना है, चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो। तो ये तो बहुत गंभीर समस्याएं हैं दिल्ली की। कौन इनके बारे में सोच रहा है? आप एजुकेशन की बात करते हैं, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है कितनी बड़ी है पिछले 10 साल में? 1.5 गुना। मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ साथ में, एजुकेशन पर लगातार वो अभी एक किताब भी आई द दिल्ली मॉडल, जैस्मिन शाह साहब ने लिखी, लगातार वो इंटरव्यूज दे रहे हैं उसके बाद। वो कौन दे रहे हैं इंटरव्यू? जैस्मिन शाह। हाँ, जैस्मिन शाह आप पार्टी वाले हैं। आप पार्टी वाले हैं और साथ में बैठ के सिसोदिया साहब के साथ लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। और दिल्ली मॉडल की तो साहब ऐसे बताते हैं कि हमने तो वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बनवा दिए भाई साहब। न्यूयॉर्क से डेलीगेशन आता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है हमारे स्कूलों के बारे में। सेम ही अगर हम मोहल्ला क्लिनिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, कह रहे हैं इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं साहब। मोहल्ला क्लिनिक का थोड़ा सर्वे बताता हूँ आपको, हमारी टीम लगातार सर्वे करती है, लगातार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल नहीं है अब। और दूसरे इलाके में अगर मैं जाऊं, सौरभ भारद्वाज की जो विधानसभा लगती है खिटर कैलाश, वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक लगभग A1 चल रहा है। लगातार आप लोगों के वहाँ से आरोप रहते हैं कि अपना घर तो आदमी पहले बनाएगा। और वो लोग ये कहते हैं कि जब सत्येंद्र जैन, और आप भाजपा के लोग भी लगातार ये कहते हैं, जब सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो मोहल्ला क्लिनिक ठीक ठीक उनके राज में चले। सौरभ भारद्वाज के हेल्थ मिनिस्टर बन जाने से स्थितियों में फर्क आया है। आपका क्या कहना है? अजीब सी बात कर रहे हैं आप। दिल्ली में पहले डिस्पेंसरियां होती थी, गरीब आदमी जाके डिस्पेंसरी में दवाई लेता था, नहीं लेता था? डिस्पेंसरी में डॉक्टर मिलते थे, नहीं मिलते थे? इन्होंने ब्रांडिंग नहीं की। आधे से ज्यादा जो आपके मोहल्ला क्लिनिक है वो घोड़ों के और गधों के अस्तबल बने हुए हैं। अब जाके देखिए तो सही, मैं तो काफी सर्वे किया हुआ इस बारे में, तो इसमें भी ध्यान लेने की जरूरत है। टेस्ट वहां मिलते नहीं है, 6-6 महीने की डेट आती है टेस्ट की। ये कोई हेल्थ मॉडल है? इतना अगर अच्छा हेल्थ मॉडल होता दिल्ली में तो कोरोना में जो हजारों लोग मरे वो मरते क्या? ऑक्सीजन नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, बेड नहीं थे। क्या हुआ उसका, उस वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल का? देखिए, ऐसे विज्ञापनों में सरकार चल रही है, करप्शन और विज्ञापन की सरकार है ये समझने की जरूरत है। एजुकेशन की आप बात करते हैं, आपको पता है दिल्ली में, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एजुकेशन की? क्वालिटी टीचिंग। आज भी 40% वैकेंसी है टीचर्स की। काफी स्कूल हैं, 20 से 30% स्कूल बिना प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के चल रहे हैं। ये स्थिति है। अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता दिल्ली का, डिजिटल एक जो ब्लैक बोर्ड होता ना क्लास में, उसके साथ एक डिजिटल बोर्ड लगाता। आईटी क्रांति तो कांग्रेस लाई थी, उसका इस्तेमाल करते। और जहां हमारी टीचिंग में दिक्कत है, सपोज हमारे पास कोई टीचर मैथ्स की अच्छी नहीं है, हम ऑनलाइन क्लासेस तो बच्चों को दे सकते हैं, ब्लैक बोर्ड साथ में डिजिटल बोर्ड। तो जो टीचर की गुणवत्ता की कमी है वो उससे दूर होगी ना। आप अच्छी एजुकेशन किसे कहते हैं? अच्छी एजुकेशन होती है लोगों को, जो बच्चे हैं हमारे, उनको सही शिक्षा मिले, उनको क्वालिटी शिक्षा मिले। उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। 500 नए स्कूल बनाने थे, एक भी नया स्कूल नहीं बना। करप्शन की हालत बुरी है। टॉयलेट बनाते हैं, उसको क्लासरूम में गिन देते हैं। मुझे एक सवाल नहीं समझ में आया, ये कहते हैं हमने इतने सारे क्लासरूम ऐड कर दिए, तो बच्चे कहाँ हैं? 10 साल में दिल्ली की पॉपुलेशन कम हुई है, बढ़ी है? 1.5 गुना बढ़ी है कम से कम। तो सरकारी स्कूल में बच्चे जो दिल्ली सरकार, कम से कम 1.5 गुना तो बढ़ने चाहिए थे, लाख भी नहीं बढ़े। पहले 16 लाख होते थे शीला जी के समय, आजकल 17 लाख के करीब है। तो कौन सी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? विज्ञापनों की एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यह हमें समझ लेना चाहिए। इन आंकड़ों का जवाब देना सौरभ भारद्वाज अगर हिम्मत है तो। आईटी क्रांति की आप लोग बात करते हैं, विपक्ष लगातार ये कहता है आईटी क्रांति ये लोग लेके आए थे, अब लगातार ये लोग ईवीएम का विरोध करते हैं जी। वो लोग लगातार ये कहते हैं कि भारत जो है चांद पे पानी खोज रहा है, ये लोग अभी भी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुराने युग में जाना चाहते हैं। अगर उनको काउंटर दिया जाए कि जर्मनी ने बंद कर दिया, यूएस ने बंद कर दिया, तो वो कहते हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, हमारे देश में मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर आप लोग बैलेट की बात करते हैं तो वही लोग कहते हैं बैलेट हाईजैक हो जाते थे पहले। इस पर क्या जवाब होगा? अगर भारत चांद पे पहुंचा है तो कांग्रेस की वजह से पहुंचा है, कांग्रेस की सोच की वजह से पहुंचा है। जो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, राहुल जी, सोनिया जी, जो इनकी सोच थी उसकी वजह से पहुंचा है। अगर यही बीजेपी वाले आप पार्टी की सोच रहती तो आज भारत वही हालत होती जो सोमालिया की है। ये कांग्रेस की देन है, वो कांग्रेस की सोच की देन है कि जब उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, हमने हर पैमाने पे काम किया, हर फ्रंट पे काम किया। हमने कोई एक फ्रंट छोड़ा नहीं। हमने एग्रीकल्चर के लिए काम किया, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम किया, हमने एजुकेशन में काम किया, हमने इंडस्ट्री में काम किया, हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम किया, हमने फाइनेंशियल लिटरेसी में काम किया, हमने सारे फ्रंट्स पे काम किया। इनके जैसे नहीं। तो अगर चांद पे पहुंचा तो हमारी वजह से पहुंचा और देश की जनता की वजह से पहुंचा, इन लोगों की वजह से नहीं पहुंचा है। ये हमें समझने की। देखिए, ईवीएम पे सवाल है। सवाल कब उठते हैं मैं आपको बताता हूं।
कभी भी ईवीएम जब मैल फंक्शन करती है, कोई उसमें दिक्कत आती है, हमेशा ये देखा जाता है वो विपक्ष के विरोध में होती है और बीजेपी और एनडीए सरकार के फेवर में होती है। अगर कभी कोई ईवीएम में गड़बड़ी हो या मैं कहता हूं मैल फंक्शनिंग हो या अपने आप कोई कर ना रहा गलती हो, तो उसका जो लाभार्थी होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कहीं बीजेपी को फायदा, कहीं कांग्रेस को फायदा, कहीं किसी का पार्टी को फायदा। ये क्या वजह है जब भी उसमें गड़बड़ी मिलती है वो फायदा बीजेपी की तरफ होता है? इसका क्या दिखाता है इसको? अगर बैटरी खत्म हो रही है और एकदम से बैटरी फुली चार्ज हो, वो सारी मशीन में बीजेपी जीतती है, तो इससे क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, संशय है। और संशय दूर करने में माफ करना, ना सरकार ने ना इलेक्शन कमीशन ने कोई कदम उठाया। कोई संशय आप उसको दूर कीजिए ना। आप क्यों भागते हैं? आप जात से क्यों भागते हैं? इसलिए संशय पैदा होता है। अच्छा, ईवीएम पे हम लोग आए, थोड़े इस बार राजनीतिक फेरबदल की बात भी कर लेते हैं। लगातार कैंडिडेट्स इधर से उधर जा रहे हैं। गहलोत जी ने पार्टी छोड़ दी है। और भी मैं कैंडिडेट्स की बात कर लूँ, अगर मैं दक्षिणी दिल्ली में जाता हूँ, अरविंद कुमार ने पार्टी छोड़ दी और आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस से आए हुए कैंडिडेट्स को लगातार टिकट दे रही है। इस बार इतना फेरबदल क्यों हो रहा है साहब? ये अरविंद केजरीवाल जी की हताशा दिखाता है। उनको पता है दिल्ली में वो इसमें टफ स्थिति में है और कांग्रेस एक जोरदार ऑप्शन के रूप में उभर के आ रही है, इसलिए वो कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अगर उनके जो एमएलएज हैं उन्होंने काम ही नहीं किया, उनके अगेंस्ट भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनको चेंज करना चाहते हैं। अगर अच्छा काम किया होता तो रिपीट क्यों नहीं करते? उन्होंने चेंज क्यों किया? सोचने की जरूरत है। इसका मतलब है उनका जो सरकारी मॉडल है बिल्कुल फेल है। इस पर वो लोग ये कहते हैं कि डर का माहौल कांग्रेस में है साहब। सारे बड़े नेता उतार दिए हैं मैदान में से। संदीप जी की बात कर लूँ, चाहे कालाम्बा जी की बात कर लूँ, चाहे मैं आपकी बात कर लूँ। तो मतलब आप चाहते थे, आप पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस वीक कैंडिडेट उतारे, तो हम तो अच्छे कैंडिडेट उतारेंगे ना। वीक क्यों उतारेंगे? हम तो लड़ने के लिए, लड़ाई जब लड़ेंगे तो आर्मी जब लड़ता है अपना बेस्ट देता है, तो हम अच्छे उतारेंगे। हम उनके फायदे के लिए गलत क्यों उतारेंगे? मेरी समझ से बाहर है ये उनकी हताशा दिखाती है जी। और साथ में थोड़ा मैं बेसिक मुद्दों पे आ जाता हूँ। पानी की बड़े समय समस्या रही है साहब दिल्ली में। अगर मैं दक्षिण दिल्ली के इलाके की बात करूँ, अगर मैं पूर्वी दिल्ली में चला जाऊँ, पानी की लगातार समस्या है। वो लोग आरोप मढ़ देते हैं कि शीला जी की पहले सरकार थी, हम तो बहुत जगह पानी बिछा दिया है। पहले से ही पानी की समस्या पर काम नहीं हो पाया है। अगर हमें फिर से मौका दिया जाए तो हम पूरी दिल्ली में पानी की लाइनें बिछा देंगे। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए केजरीवाल जी को सब पता है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है। इसका मतलब है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली में पानी 24 घंटे देंगे, ये किसने वायदा किया था 10 साल पहले? 10 साल हो गए, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। गंदा पानी आता है, पुरानी पाइपलाइन है, आज तक चेंज नहीं हुई है। दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा है। किसी भी गलतफहमी में मत रहना, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। जैसे मैंने कहा, गंदा पानी तो लोगों को, आप जाके देखिए ना एरिया में, आप दक्षिण दिल्ली, आप चांदनी चौक में जाके देखिए, किसी भी हिस्से दिल्ली में जाके देखिए, इनको पता नहीं क्या ये चीज़ बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल मैं एलजी साहब पे लेना चाहूँगा। लगातार उनका आरोप रहता है, वो लोग कहते हैं एलजी साहब ना मीटिंगों में बुलाते हैं, ना फाइल पे साइन करते हैं, ना हमें काम करने देते हैं। और बीजेपी वाले ये कह देते हैं कि जब इनको 2100 देने हों, जब इनको बस की टिकटें फ्री देनी हो, तब तो एलजी साहब इनको रोकते नहीं हैं। एलजी साहब और दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट पे आपका, कांग्रेस का क्या टेक है साहब? मेरा पर्सनल और कांग्रेस का टेक ये है कि दोनों पार्टियों को दिल्ली की जनता से कोई वास्ता नहीं है। अगर दिल्ली की जनता से वास्ता होता है, अपने जो भी पॉलिटिकल झगड़े होते, कम से कम जो लोगों के काम है वो नहीं रुकने चाहिए थे दोनों तरफ से। देखिए, केजरीवाल जी का कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को काम में। जो आदमी शराब की दुकानें खोल सकता है रिहायशी इलाकों में, वो जनता के लिए क्या करेगा आप खुद ही सोच लीजिए। उनको ये रहता है किसी तरह जो मेरी नाकामियां छुपाने के लिए बीजेपी को ब्लेम करें। बीजेपी का ये रहता है कि भाई केजरीवाल जी को कैसे नीचे करें। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों को दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये एक बहुत ही दुखद बात है। अच्छा, इसकी आपने बात करी, ऐसी एक और चीज़ है, केजरीवाल साहब जब अन्ना जी के साथ लोकपाल आंदोलन में जुड़े, उनको एक क्रांतिकारी के रूप में देखा गया। उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने चुनाव जीता। कई एक ऐसा वर्ग था जो उनसे नाराज़ था। आंदोलनों पर ऐसे लोगों का भरोसा उठा क्योंकि चीज़ें उन्होंने बाद में आके बदली राजनीति में आके। और साथ में ही मैं ये कह दूँ, फिर उसके बाद वो शराब घोटाले में जेल जाते हैं और लगातार आरोप लगाते हैं कि साहब हम जेल नहीं गए हैं, हमें मोदी सरकार जेल में भिजवाती है। ये दोनों बातें ठीक है। मोदी सरकार एक दमनकारी सरकार है और वो लोगों को ईडी सीबीआई का मिसयूज करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है जो केजरीवाल जी और उनके कैबिनेट ने गुनाह किए हैं वो भी माफ़ है। कहीं ना कहीं जो सच्चाई है दोनों के बीच में है, दोनों की गलती है। दोनों राजनीति खेल रहे हैं, वो ईडी सीबीआई का मिसयूज करते हैं और ये करप्शन करते हैं। तो इनके पास भी मौका है कहने का भाई मैं तो पाक साफ हूँ। अरे पाक साफ नहीं है आप, आपके अगेंस्ट प्रूफ है।
वीडियोस रिलीज हुए हैं जिसमें जो देखिए केजरीवाल जी स्टिंग मास्टर थे, वो कहते थे स्टिंग करो, लोगों का स्टिंग करो और भेजो। स्टिंग करना अच्छी बात है। जब जो शराब घोटाले में आरोपित थे उनका स्टिंग हुआ, उसमें नाम आया कि आप पार्टी को हमने पैसा दिया है 2 नंबर का, तो भाई वो स्टिंग भी सच्चाई है, उससे आप भाग नहीं सकते। और जहां तक क्रांतिकारी की बात है, देखिए वो क्रांतिकारी कभी थे ही नहीं, वो लोगों को समझाने में सफल हो गया मैं क्रांतिकारी हूं। वो सारी पोल तो बाद में खुल गई ना। साहब मैं एक भाजपा नेता का इंटरव्यू कर रहा था, नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने मुझे एक बात कही कि केजरीवाल साहब बाहर से कोई हिप्नोटिज्म की डिग्री ले आए हैं और जनता को हिप्नोटाइज करते रहते हैं। और इसको तो खैर मजाक की बात हो गई। मैं आखिरी चीज़ पर आता हूँ। आखिरी चीज़ मेरा ये सवाल हर इंटरव्यू में हर कैंडिडेट से कॉमन रहता है। अगर आप चुन के आते हैं चांदनी चौक विधानसभा से, पहले 3 काम आप चांदनी चौक के लिए क्या करेंगे ताकि ये विधानसभा देश भर में स्टैंड आउट कर सके? ये बनाएंगे नया चांदनी चौक। बहुत जरूरी बुनियादी सुविधाएं तो मिले पहले लोगों को। वो क्या समस्या है? पहली चीज नाली, सड़कें, गंदगी साफ हो और निरंतर साफ रहे। ये नहीं कि एक बार ही साफ कर दिया फिर गंदा हो जाए, फिर गंदा, उसका परमानेंट सोल्यूशन निकाले। दूसरा, पानी की बहुत बड़ी समस्या है वहां पे, लोग परेशान हैं। आधी जगह पानी नहीं आता, कभी आता है कभी नहीं आता, आता है तो गंदा आता है। उसको पूरी समस्याएं दूर करना। और तीसरा, उसको एक टूरिस्ट हब बनाना। टूरिस्ट हब जब बनाएंगे तो इसका मतलब है पूरी प्लानिंग करें, लोगों को इस समस्याएं देखें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनको विश्वास में लेके उसको एक टूरिस्ट हब बनाए। टूरिस्ट हब जब बनाएंगे तो आपको सारी ये समस्याएं दूर करनी पड़ेगी। ट्रैफिक की समस्या, कि टूरिस्ट आ सकें, जो लोग वहां रहते हैं वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। भाई जो टूरिस्ट हब में सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? चांदनी चौक के वासियों का होगा। ये 3 मेन काम है। बहुत बहुत धन्यवाद लोक धर्म से बात करने के लिए, और आपको चुनावों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मुदित जी। आपने देखा मुदित जी को, चांदनी चौक से इस बार दम भर रहे हैं भाई साहब। कांग्रेस की परफॉर्मेंस पिछले 12 सालों में काफ़ी डाउन नज़र आती है। आम आदमी पार्टी का राज है, भाजपा इस बार एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाने में पूरी तरह सक्षम इस पर नज़र आ रही है। अभी तक कैंडिडेट की लिस्ट नहीं आई है। सुनने में ये आ रहा है कि जब तक मोदी जी की रैली नहीं हो जाएगी साहब, कैंडिडेट की लिस्ट भी नहीं आएगी। और तीसरे दम पे पुरानी पार्टी जो शीला दीक्षित के राज में उभरी, लंबे समय तक दिल्ली पर राज किया, इस बार संदीप दीक्षित की अगुवाई में नजर आ रही है और बड़े बड़े नेता उतार दिए हैं। उनमें से एक नेता मुदित अग्रवाल से हमने आज आपकी बात कराई, जो कि चांदनी चौक विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के साथ देखते रहिए द लोक धर्म। मेरा नाम है प्रखर तिवारी। मैं रीटेक ले लूँगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द लोक धर्म। मेरा नाम प्रखर तिवारी।